हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 2015 से लेकर 2019 तक जितना भी क्वेश्चन आया है आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको मालूम है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं कह रहा हूं तो मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने 2024 से लेकर 2021 तक जितनी भी क्वेश्चंस आई हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका मैंने डिस्कशन कर लिया है। अनफॉर्चुनेटली 2020 में एक भी क्वेश्चन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको 2019 का क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। इसमें हम लोग जो है देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 2019 में आया है और एवरेज ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एवरेज एक क्वेश्चन आया है हमारे हर साल में यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो इससे ये मालूम चलता है कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट 1813, है ना, चार्टर एक्ट 1813। और ये पहला स्टेटमेंट कहता है इट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। दूसरा हमारा कहता है इट एजर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। थर्ड स्टेटमेंट कहता है प्यारे बच्चों के द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना। अब इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 1 2 3। अब हमें देखना है इसमें राइट आंसर क्या है। देखिए पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको दिख रहा है ये अर्ल ऑफ कम्बरलैंड, है ना। अर्ल ऑफ कम्बरलैंड नाम के एक व्यक्ति जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था, इस व्यक्ति ने 215 अदर जो बिजनेसमैन थे ब्रिटेन के, इनकी एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप का नाम दिया था इसने मर्चेंट एडवेंचरर्स, है ना। 1599 के पहले, है ना, इस समय तक इंडिया में पोर्तुगीज आ चुके थे, ठीक है ना। डच भी इस दौरान जो है आ चुके थे 1598 के दौरान। तो 1599 में यह व्यक्ति जो है फाउंडर हॉल में ब्रिटिश मोनार्क, है ना, क्वीन एलिजाबेथ एज उनका नाम था, है ना, फाउंडर्स हॉल में, जो कि लंदन की एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर थी, बिल्डिंग थी, सेमिनार हॉल थी, वहां पर जाकर ये व्यक्ति जो है मीटिंग करता है। किससे मीटिंग करता है? एलिजाबेथ एज से। एलिजाबेथ एज से मीटिंग करने के दौरान एलिजाबेथ एज ने इनको बोला कि भाई क्यों आए हो हमसे मिलने, है ना। तो बोला कि मैडम ऐसा है कि हमारे से पहले यूरोप के कंट्री जो है पोर्तुगीज, जो पुर्तगाली हैं, ये ऑलरेडी इंडिया में जाकर काफी अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। हालांकि वो गए थे क्रिश्चियन मिशनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव से, लेकिन वहां पे वो ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट में है। तो क्यों ना हमें भी वहां पर जाकर हम ट्रेड करें इंडिया में जाकर। क्वीन एलिजाबेथ ने बोला इसमें क्या दिक्कत है, जाओ वहां पर। क्वीन एलिजाबेथ के ऑर्डर के बाद क्वीन एलिजाबेथ ने यह भी बोला कि अगर तुम वहां पे जाओगे, जो बिजनेस करोगे, जो प्रॉफिट कमाओगे, उसका जो शेयर है प्रॉफिट का, वो कौन से बेसिस पे तुम डिवाइड करोगे। मान लो तुम वहां पे गए, तो वहां पे जाने के बाद जो भी तुम 100 रुपये, फॉर एग्जांपल मैं अपने इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूं, 100 रुपये ही तुम वहां पे अगर मान लो अर्न करते हो, तो उसका कितना परसेंट तुम ब्रिटिश मोनार्क को दोगे और कितना तुम अपने पास रखोगे। क्योंकि आपको बता दो बच्चों, ये जो मर्चेंट एडवेंचरर्स, ये 215 अदर बिजनेसमैन की ग्रुप को जो लीड कर रहा था, अर्ल ऑफ कम्बरलैंड, ये व्यक्ति का नाम है इसका, है ना। ये व्यक्ति जो है इस ग्रुप का नाम दिया था मर्चेंट एडवेंचरर्स। क्या नाम दिया था? मर्चेंट एडवेंचरर्स। तो ये जो मीटिंग हुई, है ना, फाउंडर्स हॉल में 1599 में, उस मीटिंग में एलिजाबेथ एज ने बोला कि कोई मॉडल है बिजनेस का। तो इसने बोला कम्बरलैंड ने कि मैडम ऐसा है, वी हैव 13 मॉडल्स, है ना, वी हैव 3 मॉडल्स। पहला जो मॉडल है सेमी पैटर्न डच मॉडल है मैडम हमारे पास, है ना, डच मॉडल है ना। और एक जो मैडम है हमारे पास वो पोर्तुगीज मॉडल है, जिसके आधार पर पुर्तगाली जो बिजनेसमैन है, प्राइवेट बिजनेसमैन, अपने मोनार्क से जिस मॉडल के बेसिस पर कॉम्प्रोमाइज करके, ट्रीटी करके जो इंडिया में बिजनेस करने आए हैं, वो भी मॉडल है हमारे पास। तो पोर्तुगीज मॉडल भी है मैडम, है ना, पोर्तुगीज मॉडल भी है। और इसके बाद हमारे पास इंग्लिश मॉडल भी है, जिसे इंग्लिश मिक्स्ड मॉडल कहते हैं, ये मॉडल भी है मैडम। तो एलिजाबेथ एज ने इंग्लिश मिक्स्ड मॉडल पर जितने भी मर्चेंट एडवेंचरर्स थे, 215 व्यापारियों के जो ग्रुप थे बच्चों कम्बरलैंड के अंतर्गत, उनको बोला कि भाई एक बार और मीटिंग के लिए आना, मैं सभी मॉडल पे एक बार जो है देख लेती हूं, डिस्कशन कर लेती हूं, क्या है क्या नहीं है, कंसीडर कर लेती हूं। लगभग 1 साल का समय लिया था, है ना, एलिजाबेथ एज ने। और 30 दिसंबर 1600 को, यानी 1599 के बाद दूसरी मीटिंग अरेंज की जाती है। किसके किसके बीच में? क्वीन एलिजाबेथ एज और कम्बरलैंड के बीच में, जो 215 व्यापारियों के यानी बिजनेसमैन के ग्रुप को लीड कर रहा था। इस मीटिंग में, यानी 30 दिसंबर 1600 की जो मीटिंग हुई, क्वीन एलिजाबेथ ने आफ्टर कंसीडरिंग दिस 3 ऑल पैटर्न्स ऑफ द बिजनेस मॉडल, राइट, इसके बाद जो उन्होंने डिसाइड किया क्वीन एलिजाबेथ ने, वो ये डिसाइड किया कि इंग्लिश मिक्स्ड मॉडल के आधार पर
हालांकि इनका पहले ही मन बन चुका था 1599 के पहली मीटिंग के दौरान कि यही अलाउ करूंगी मैं, लेकिन 30 दिसंबर 1600 में उन्होंने फाइनली अलाउ कर दिया कि नहीं, इसी मॉडल पे जाकर तुम लोग जो है अपना व्यापार जो है इंडिया में कर सकते हो, और जितना भी तुम अर्न करोगे उसका कुछ हिस्सा ब्रिटिश मोनार्क के एक्सचेकर में आएगा, खजाने में आएगा, और कुछ तुम अपने पास रखोगे। इस आधार पर अर्ल ऑफ कम्बरलैंड को, यानी 215 बिजनेसमैन को जो ग्रुप लीड कर रहा था, उसको अलाउ कर दिया गया कि ठीक है तुम जाओ। तो इन लोगों को जो है अगले दिन यानी 31 ऑफ दिसंबर 1600 को अर्ल ऑफ कम्बरलैंड को महारानी ने बोला कि तुम अपनी जो ग्रुप है 215 बिजनेसमैन का, है ना, इसका जो नाम है तुम्हारा मर्चेंट एडवेंचरर, उसका नाम बदलकर तुम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर दो, है ना। तो ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस मर्चेंट एडवेंचरर ग्रुप का नाम कब पड़ा था? 31 ऑफ दिसंबर 1600 को। उसके बाद वो अगले दिन जो है इन्होंने रवाना हो गए, जितने भी ये बिजनेसमैन थे अर्ल ऑफ कम्बरलैंड के अंतर्गत, ये सभी लोग रवाना हो गए उसी दिन, और अगले दिन माने 1601 आ ही चुका था, और अगले साल ये भारत में पहुंच गए। लेकिन यहां पे एक फैक्ट वाली बात बताना चाहूंगा कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था 31 ऑफ दिसंबर 1600 को, उस दौरान इसकी जो टोटल टर्नओवर थी 72,000 कलेक्टिवली थी पाउंड में, है ना, 72,000 पाउंड इसकी कलेक्टिव टर्नओवर थी प्यारे बच्चों। तो जब ये भारत में व्यापारी आए 1613 में, इनकी अपनी पहली फैक्ट्री खुली, है ना, जहांगीर के दौरान, जहांगीर उस समय मुगल एम्पायर थे, है ना, और 1616 से वो सूरत में पहली कंपनी काम करना भी शुरू कर दी। टाइम गुजरता गया, 1813 का टाइम आया। 1813 के टाइम के दौरान आपको जैसा कि बता दूं कि नेपोलियन जो है अपना अलग ही फ्रांस का लीडर बना था 1813 के दौरान, है ना, और वो बहुत ज्यादा उन लोकेशंस को टारगेट करता था, उन ट्रेड को टारगेट करता था, उन बिजनेसमैन को टारगेट करता था जो कि ब्रिटेन से रिलेटेड थे। और आपको बता दूं कि ब्रिटेन और फ्रांस की राइवलरी उस समय चरम सीमा पर थी, काफी बड़ी दुश्मनी थी। जो भी बिजनेसमैन थे ब्रिटेन के, वो चाहते थे कि भाई हम कोई एक सेफ जोन में जाकर अपना व्यापार करें। उस दौरान उन्होंने ब्रिटेन पार्लियामेंट से, ब्रिटेन मोनार्क से रिक्वेस्ट किया कि सर हमें अलाउ किया जाए कि हम एक सेफ जोन में कहीं पर जाकर व्यापार करें, अगर आपके पास कोई है सेफ जोन, सेफ लोकेशन है तो बताइए। उस दौरान ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने कहा कि एक सेफ लोकेशन है इंडिया में, तुम लोग इंडिया में जाकर व्यापार करो। एक मजे की बात यह थी कि इस दौरान तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक दूसरी प्राइवेट कंपनी थी, उसका इंडिया में मोनोपोली था, जो कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ही दिया था कि तुम लोग यहां पर अपना व्यापार कर सकते हो। लेकिन यहां पर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी, करप्शन भी बहुत किया जा रहा था, तो ब्रिटेन पार्लियामेंट ने सोचा कि यार इसकी मोनोपोली जो है सिर्फ एक ही क्षेत्र में छोड़ा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि इंडिया में तुम व्यापार करो, और तुम्हारी जो मोनोपोली है सिर्फ चीन के साथ रहेगी, वो भी चीन के साथ सिर्फ चाय के व्यापार को लेकर, जो है टी के ट्रेड को लेकर मोनोपोली रहेगी। इस क्षेत्र में जितने भी दूसरे बिजनेसमैन ब्रिटेन के इंडिया में आएंगे बिजनेस करने, वो इस क्षेत्र में तो व्यापार नहीं कर पाएंगे। हाँ, चाइना के साथ दूसरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन टी वाले इंस्टेंस में वो व्यापार दूसरे बिजनेसमैन नहीं करेंगे। प्लस दूसरी और जो एरियाज हैं इंडिया में, ट्रेड की जो डायमेंशन से सेक्शंस हैं, वहां पर भी वो बिजनेसमैन अलाउड है बिजनेस करने के लिए, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं करेंगे, इस क्षेत्र में तुम ही सिर्फ कर सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह कहा गया। तो ये तो सही स्टेटमेंट है कि चार्टर एक्ट 1813 के मुताबिक जो है ये ट्रेड मोनोपोली जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, जो कंप्लीट ट्रेड को लेकर, है ना, इंडिया में आप कोई भी बिजनेस करें, है ना, तो वो 1813 का पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली था इंडिया में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी और ब्रिटेन की कंपनी यहां व्यापार नहीं कर सकती है। लेकिन फर्स्ट टाइम 1813 में दूसरे व्यापारी भी इंडिया में ट्रेडर्स आए, और आकर इन्होंने इंडिया में अपनी जो है दूसरे क्षेत्रों में भी व्यापार करना शुरू किया, और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भी कर रहा था। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली नहीं रह गया था, मोनोपोली सिर्फ चाइना के साथ टी ट्रेड को लेकर था। यह चीज याद रखिएगा। तो हाँ, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा हमारा कह रहा है कि इट एजर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। जाहिर सी बात है, इस दौरान एक बड़ी अच्छी चीज हुई कि कंपनी ने बहुत अलग अलग टेरिटरीज को कंट्रोल भी कर लिया था। जैसे मैसूर के सारे जैसे आप कह सकते हैं आज हम लोग कर्नाटका वाला जो रीजन कहते हैं, वो पूरा मैसूर किंगडम था वहां पर। तो टीपू सुल्तान 1799 में अपना वो हार चुका था बेचारा, और उस दौरान उस पूरे क्षेत्र को जो है ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे, और ये लॉर्ड मिंटो का टाइम था। लॉर्ड मिंटो उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो उस दौरान ये जो क्षेत्र है बच्चों, जितने भी लॉर्ड मिंटो तक जितने भी भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, एक्वायर्ड कर लिया गया था, उन सभी टेरिटरीज की जो सोवरेनिटी है ब्रिटिश पार्लियामेंट से कंट्रोल होती थी, ब्रिटिश क्राउन से कंट्रोल होती थी। यानी ब्रिटिश क्राउन कहती थी कि वो क्षेत्र अब ब्रिटेन का है, उस पर कोई भी इंडियंस का अब हक नहीं है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। इस एक्ट के माध्यम से ऐसा अलाउ किया गया था, ऐसा प्रोविजन दिया गया था। थर्ड कह रहा है कि द रिवेन्यूज, यानी जो इंडिया से टैक्स कलेक्शन होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में था, कि जो भी टैक्स कलेक्शन होता ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसको सीधे भेज दिया जाता था ब्रिटेन पार्लियामेंट के
है ना, एक्सचेकर में, यानी ब्रिटेन के एक्सचेकर में, खजाने में, फंड में। तो ये गलत है ना, क्योंकि पूरा जो टैक्सेशन सिस्टम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस समय तक कंट्रोल कर रही थी इंडिया की, है ना। तो इस प्रकार हमारा यहां पे करेक्ट कहता है ना। तो अगर करेक्ट कह रहा है इस प्रकार, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट तो सही नहीं है, तो थर्ड जहां जहां है उसको काट दो। तो इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि ये जो चार्टर एक्ट 1813 है, इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट से, है ना, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से 21 ऑफ जो है जुलाई को जो है इसको क्या मिला था, इसको रॉयल एसेंट मिला था। 21 ऑफ जुलाई 1813 को इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट से रॉयल एसेंट मिला था और इसको इंडिया में लागू कर दिया गया था। और इस दौरान इंडिया के बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। क्या नाम था? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट था। और आपको बता दूं कि इसका जो मेन गोल था इस पर्टिकुलर चार्टर एक्ट का, इसका गोल था कि इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरी को क्या करना है, प्रमोट करना है, इंडिया में धर्म को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करना है। ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं। और थर्ड जो ऑब्जेक्टिव था चार्टर एक्ट 1813 का, वो ये था कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मोनोपोली है उसको ब्रेक करना है, यानी स्टॉप करना है ना, ताकि दूसरे भी अदर बिजनेसमैन को इंडिया में व्यापार करने के लिए अलाउ किया जा सके। तो ये हमारी पहली क्वेश्चन थी। और आपको बता दूं कि अगर आप इसको स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ रहे थे तो स्पेक्ट्रम के पेज नंबर 566 है ना, 567 जो राजीव अहिर की जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो किताब है उसमें भी इसका आपको जिक्र मिलेगा। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लक्ष्मी BL ग्रोवर का अगर किताब पढ़ रहे हैं तो पेज नंबर 370 में इसके बारे में आपको डिस्कशन मिलेगा। अगर आप लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हैं तो पहले चैप्टर में ही आपको इसके बारे में, चार्टर एक्ट 1813 के बारे में आपको यह सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 2018 में एक क्वेश्चन आया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, है ना, इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1813, दूसरा कह रहा है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, थर्ड कह रहा है ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी, और कह रहा है कि इसमें से आप करेक्ट आंसर को चूज करो। करेक्ट जो है कोड को सिलेक्ट करके आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन पे टिक लगा दो। तो फर्स्ट एंड सेकंड वाली 2 ओनली एंड 1 एंड 3 ओनली एंड 1 2 3 हमें ये ध्यान देना है। अब अगर आप इस बात को ध्यान से समझोगे इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए इतना मालूम है कि चार्टर एक्ट 1813 जब आया था प्यारे बच्चों, तो उस दौरान इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई थी। मैंने अभी ही डिस्कशन किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने की बात की गई थी और इंग्लिश एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट के माध्यम से। तो ये तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन इस दौरान आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं कि जब ये चीज किया गया था तो उस दौरान लगभग जो है 1 लाख रुपया ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा इस एक्ट के माध्यम से इंडिया में भेजा गया था कि ताकि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करे और साथ ही साथ इंडियन जो है एजुकेशन को भी प्रमोट करने की प्रयास करे। हालांकि इस बात पर उस समय के गवर्नर जो है ज्यादा सीरियस नहीं दिखे, क्योंकि वो जो टाइम था मराठाओं का जो है, मराठाओं के साथ ही उलझे हुए थे। मराठाओं को आपको मालूम है कि 1818 में जो थर्ड आंग्लो मराठा वॉर था उसमें इन लोगों ने हरा दिया था, है ना। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल के बाद जो है मिंटो ने हरा दिया था और इसके बाद लॉर्ड हास्टिंग आए थे, आप सभी को मालूम है, जो अगले बंगाल के जो है गवर्नर जनरल बने थे। और आपको सभी बच्चों को मालूम है, या मैंने कई बार बता दिया है कि लॉर्ड हास्टिंग का जो कार्यकाल था वो 1813 से लेकर 1823 तक वो भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल थे, है ना। और इनके पहले लॉर्ड मिंटो थे 1807 से लेकर 1813 तक, ठीक है। लॉर्ड मिंटो वॉज द बंगाल गवर्नर जनरल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो क्लियर है हमारा कि चार्टर एक्ट 1813 ने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। लेकिन जब सीरियस नहीं दिखे लॉर्ड मिंटो और इसके बाद जो लॉर्ड हास्टिंग भी नहीं दिखे सीरियस, जो कि 1813 से लेकर 1823 बंगाल तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे इस टाइमलाइन में, तो समय गुजरने के साथ ये प्रेशर बढ़ने लगा ब्रिटेन पार्लियामेंट पे, क्योंकि इंडियन काफी नाराज थे इस बात को लेकर कि भाई जब उस प्रोविजन में आया है कि इंडिया पे आप खर्चा कर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करें, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, उस पैसों को वहां पे लगाइए आप। जब प्रेशर इंडियंस की तरफ बढ़ने लगा इंडियन की तरफ से, तब ब्रिटेन पार्लियामेंट ने प्रेशराइज किया, है ना, लॉर्ड हास्टिंग को कि भाई कुछ करो, क्या कर रहे हो तुम। तो लॉर्ड हास्टिंग उस समय काफी सीरियस हो गए थे और लगभग 31 जुलाई 1823 को 31 ऑफ जुलाई 1823 को प्यारे बच्चों इन्होंने जो है एक कमिटी का जो है निर्माण किया था। और उस कमिटी का जो है ना नाम था जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, है ना, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जिसमें लगभग इस कमिटी में 10 यूरोपियन मेंबर्स थे।
कितने यूरोपियन मेंबर्स थे? 10 यूरोपियन मेंबर्स थे इस कमिटी में, इस वाले में, ठीक है। और ये भी कमिटी जो है इस चीज को बात करता था कि किसी तरीके से भारत में एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, और वो जो एजुकेशन सिस्टम होगा इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को, है ना, बढ़ावा दिया जाएगा, प्लस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी प्रमोट किया जाएगा, जिससे ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट लैंग्वेज का आप कह सकते हैं एक तरीके से स्टडी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ओरिएंटलिस्ट यानी जो भी आप इंडियन और साउथ ईस्ट एशिया की जो भी अपनी कल्चर है, कस्टम्स है ना, जो नॉलेज है, हिस्ट्री है, उसको जब पढ़ाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ओरिएंटलिस्ट स्टडी। एंग्लिसिस्ट बोलते हैं जो ब्रिटेन या जो वेस्ट की जो नॉलेज होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो ज्ञान होता है, उसको जब प्रमोट किया जाए तो उसको एंग्लिसिस्ट कहते हैं। तो इंडिया में दोनों को प्रमोट करने की जो है बात की गई थी, किसके द्वारा? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इन्होंने जब रिकमेंडेशन दिया था, है ना, तो रिकमेंडेशन में इन्होंने कहा था कि भाई इन दोनों ही स्थितियों को जो है भारत में मजबूत किया जाए, दोनों ही ज्ञान को यहां पे प्रमोट किया जाए। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यह चीज जो है उस समय अलाउ किया गया था, और पहली बार भारत में लगभग विद इन अ ईयर यानी 1823 के तुरंत बाद जो है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी, जो बेसिकली ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट नॉलेज को यानी जो ज्ञान को, स्टडी को, है ना, करिकुलम को प्रमोट करने की बात करता था। तो ये चीज हमें याद रखना है। तो ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी हुआ था, है ना, ये भी एक कहीं ना कहीं कारण बना था कि जिसके बाद इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया गया, ठीक है ना। तो ओरिएंटलिस्ट तो आपको मालूम है इंडियन जो है लैंग्वेज, इंडियन कस्टम को प्रमोट किया गया, नो डाउट। एंग्लिसिस्ट की कारण भी, चूंकि एंग्लिसिस्ट को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिश लैंग्वेज के एजुकेशन को, इंग्लिश इंफॉर्मेशन को, ब्रिटिश नॉलेज को, कस्टम्स को, तो दोनों ही इंडिया की जितनी भी कस्टम थी, इंडिया की जो करिकुलम थी और ब्रिटेन की जो करिकुलम थी, दोनों को ही प्रमोट किया गया था, है ना। तो इन दोनों ने, इस कंट्रोवर्सी ने जो इंडिया में जन्म लिया था, एक कंट्रोवर्सी, एजुकेशन जो है इंडिया के एजुकेशन, इंडिया के करिकुलम को लेकर जो एजुकेशन था और ब्रिटेन के करिकुलम को लेकर, इन दोनों के कंट्रोवर्सी ने, क्योंकि इंडियंस कह रहे थे कि भाई जो है हम अलाउ नहीं करना चाहते कि जो है ब्रिटेन की कोई भी कस्टम या करिकुलम हमारे इंट्रोड्यूस किया जाए। वो चाह रहे थे इंडियंस की हमारी जो है कस्टम, हमारी करिकुलम को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन आप देखिए कितने मैनिपुलेटिव थे सारे ब्रिटिशर्स, उन्होंने ये बताने में, कन्विंस करने में इंडियन को कामयाब हो गए कि नहीं नहीं, ये दोनों ही हम लोग जो है करिकुलम को हम लोग भारत में बढ़ावा देंगे, और जिसके कंसीक्वेंस में हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का जो है इंट्रोडक्शन हुआ, और साथ ही साथ इंडियन जो है साहित्य, जो लिटरेचर्स हैं, उनको भी प्रमोट करने की बात की गई। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो हमारा राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो डी होगा, है ना, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, अब डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2018 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि इन द फेडरेशन, है ना, एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रेसिजरी पावर्स वर गिवन टू द, रेसिजरी पावर प्यारे बच्चों वाइसराय को मिलता था, और आपको मालूम है गवर्नर जनरल भी आप इसको कह सकते हैं। गवर्नर जनरल के पोस्ट का जो है दूसरा नाम दिया गया था 1858 में गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के दौरान, है ना, इसका एक और नाम दिया गया था वाइसराय। तो वाइसराय के हाथ में पावर था। रेसिजरी पावर का मतलब क्या होता है? देखिए नॉर्मली 3 प्रकार की पावर होती है। स्टेट लिस्ट, है ना, जो कि प्रोविंसेस के पास ये पावर थी कि इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए हैं उस पर प्रोविंसेस कानून बना सकती हैं। दूसरा जो था वो यूनियन लिस्ट था। क्या था प्यारे बच्चों? यूनियन लिस्ट। इसमें जो भी सब्जेक्ट दिए हैं इस पर सेंट्रल जो है गवर्नमेंट, है ना, सेंटर जो है कानून बना सकती है। इसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट था, इसमें दोनों ही मिलकर कानून बनाएंगे। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स दिए रहेंगे उसमें दोनों ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो अभी लाइमलाइट में नहीं है, जो अभी स्ट्रीम्स में नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, कुछ भी टेक्नोलॉजी आ जाए, तो उस मामले को लेकर कौन कानून बना सकता है? तो वाइसराय, है ना। तो ये वाइसराय के हाथ में दिया गया था, ये याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2017 में आया है। कह रहा है कि जब मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करता हूं तो डायरकी का मतलब क्या होता है? देखिए इंडियन हिस्ट्री भले ही बोल रहा हूं, लेकिन डायरकी आपको मालूम होगा कि हम लोग जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इसमें भी हमारा जो 1919 का जो एक्ट है इसमें भी इसकी डिस्कशन की गई है। और आपको प्यारे बच्चों बता दूं कि जो डायरकी जो प्रिंसिपल है, डायरकी प्रिंसिपल जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका मेन काम क्या था, उसका मतलब क्या था? तो ये था कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना। तो ये जो है इसका मतलब ये हुआ, जो डायरेक्टी के प्रिंसिपल का मतलब हुआ क्या कि भाई जो डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को, है ना, जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो बात करता था उसकी हम लोग यहां पे कह सकते हैं, है ना, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द, ठीक है, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द, है ना,
सॉरी अबाउट दैट, एक बार हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस। ओके, इसके बाद हमारा बोल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो कई बार बच्चों को यहां पर शौक होगा, बी पर होगा, हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंदन एंड अदर इन दिल्ली। ये नहीं होगा हमारा प्यारे बच्चों। अगला हमारा होगा डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। ये हमारा राइट आंसर होगा। आपको मालूम होगा कि 1919 में डायरकी को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था प्यारे बच्चों। डायरकी का मतलब क्या था? देखिए, नॉर्मली जो सेपरेशन ऑफ जो पावर हुआ था, है ना, तो दो प्रकार की उस समय सब्जेक्ट इसके अंदर डिवाइड की गई थी। पहला जो था प्यारे बच्चों वो था सेंट्रल लिस्ट, जिस पर सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती थी। एक था आपका स्टेट लिस्ट, जिस पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बना सकती थी, जिसे प्रोविंशियल लिस्ट भी कहा जाता था प्यारे बच्चों। क्या कहा जाता था? प्रोविंशियल लिस्ट। और आपको मैं बता दूं कि 1919 में डायरकी जो है प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी। और ये जो प्रोविंशियल लिस्ट था जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, प्रोविंशियल लिस्ट, थोड़ा रुक जाइएगा यहां पर, है ना, प्रोविंशियल लिस्ट, इसको भी दो भागों में बांटा गया था। क्योंकि आपको मालूम होगा कि प्रोविंसेस में, मान लीजिए बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, जो भी प्रोविंसेस थी, इनको भी आप प्रोविंस कह सकते हैं। तो यहां पर जो इन क्षेत्रों को लीड करता था, गवर्न करता था, वो था गवर्नर। तो गवर्नर के अंतर्गत यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में दो मेंबर बैठा करते थे, इंडियन मेंबर्स, और इसके बाद बैठा करते थे आपके ब्रिटिश मेंबर्स। तो जो इंडियन मेंबर्स थे, है ना, इंडियन मेंबर्स को मिला था आपके ट्रांसफर्ड लिस्ट मिला था, ट्रांसफर्ड लिस्ट, ठीक है ना, ट्रांसफर्ड लिस्ट। और जो ब्रिटिश मेंबर्स थे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको यह शक्ति थी कि वो जो है कानून बना सकते हैं रिजर्व लिस्ट पे। किस पे बना सकते हैं प्यारे बच्चों? रिजर्व लिस्ट पे। तो यह सीधे तौर पे कहें कि मान लीजिए कि प्रोविंशियल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जितने भी क्षेत्र थे जहां पर कानून बना सकती थी प्रोविंसेस, मैं सेंटर की बात ही नहीं कर रहा, मैं प्रोविंस की बात कर रहा हूं, जैसे आप स्टेट लिस्ट भी कह सकते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया था। एक वो एरिया जो ट्रांसफर्ड लिस्ट के नाम से जाना जाता था, यानी इसमें भी कुछ सब्जेक्ट थे, और रिजर्व लिस्ट में भी जो है कुछ सब्जेक्ट थे। मान लो प्रोविंशियल लिस्ट में फॉर एग्जांपल अगर 10 सब्जेक्ट है, तो 5 ट्रांसफर्ड वाले थे और 5 रिजर्व वाले थे। रिजर्व वाले में ब्रिटिश मेंबर का कानून बनाने का अधिकार था, जिसमें गवर्नर और ब्रिटिश मेंबर्स कानून बनाते थे, और ट्रांसफर्ड वाले में इंडियंस बनाते थे। लेकिन एक मजे की बात आपको बताऊं, ये जो ट्रांसफर लिस्ट था, इसमें बहुत बेकार सब्जेक्ट दिए गए थे, जिसमें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं कर सकते थे। अगर इंडियन इस पर कानून भी बनाते हैं तो कोई भी इंडियन सोसाइटी में बड़ा बदलाव नहीं कर सकते थे। लेकिन समय गुजरने के साथ 1935 में ये जो डायरकी जो था, इसी को डायरकी कहते थे प्यारे बच्चों, द्वैध शासन। इस डायरकी को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से प्रोविंशियल लिस्ट में से, यानी प्रोविंसेस से डायरकी को हटा दिया गया और सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और उस दौरान 1935 एक्ट के माध्यम से 3 पावर को सेपरेट किया गया। एक तो सेंट्रल लिस्ट, जहां पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिस पर कानून बना सकती थी। एक था स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पर सिर्फ प्रोविंसेस कानून बना सकती थी। एक था कॉन्करेंट लिस्ट, ये 1919 में नहीं था, 1919 के, है ना, उस दौरान जो एक्ट आया था, उस दौरान ये कॉन्करेंट लिस्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ये आपको बता दूं। तो कॉन्करेंट लिस्ट 1935 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये 3 पावर थी कॉन्करेंट लिस्ट में, सेंटर स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकते थे। जो 1919 में स्टेट लिस्ट में जो डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको हटा करके 1935 में स्टेट सेंट्रल लिस्ट में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी का सिंपल मतलब क्या होता है? ट्रांसफर्ड लिस्ट, है ना। तो यानी अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इंडियन बैठे हैं, अब, है ना, वो जो है उनको भी कुछ पावर मिलेगा यहां पर। और इसके बाद था आपका रिजर्व लिस्ट। लेकिन मजे की बात बता दूं कि ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट में, इन दोनों में ही ज्यादातर जो पावर देखा गया 1935 एक्ट के माध्यम से, वो देखा गया था ज्यादातर ब्रिटिशर्स का, क्योंकि इन दोनों में भी ब्रिटिशर्स का प्रभाव था। हालांकि इसके बारे में जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, है ना। तो आपको ये मालूम चल गया कि भाई डायरकी जो है, प्रिंसिपल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में प्रोविंसेस में और सेंटर में 1935 में, जिसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो बोल रहा है कि मोंटेगू कैम्पफोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू, यानी 1919 में जो मोंटेगू कैम्पफोर्ड जो प्रपोजल यानी जो एक्ट आया, वो किस चीज से रिलेटेड था? 2016 में क्वेश्चन आया है बच्चों। ये था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड। 1909 में आपको मालूम है मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म आया था, और 1909 का आपका एक्ट था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1999 के नाम से भी जानते हैं, 1999 के एक्ट के नाम से भी हम लोग उसको रेफर करते हैं।
लेकिन समय गुजरने के साथ हमारा 1909 का मॉन्टेगू कैम्पफोर्ड अवार्ड भी आया, जिसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के तौर पे देखा जाता था। तो ये तो बड़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होगे ना, ये लक्ष्मीकांत की भी किताब पढ़ोगे, वहां पर भी इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 2015 में एक क्वेश्चन आया बच्चों हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, एक ही क्वेश्चन था इस दौरान, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1909 था, है ना, उसको आप लोग बोलते थे मॉरले मिंटो एक्ट, और ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कह रहा है कि ये जो एक्ट लाया गया था, है ना, ये जो एक्ट लाया गया था, तो इसका जो है बेसिकली आप अगर लक्ष्मीकांत अगर पढ़ोगे ना, तो उसमें चैप्टर 1 में भी इसके बारे में डिटेल मिलता है। तो बोल रहा है कि ये जब लाया गया था तो इसका मेन गोल क्या था, ये क्या डिफाइन किया था ये एक्ट। तो बोल रहा है द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर, है ना, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, हाँ मैंने अभी तुरंत बोला है कि सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया था इसने। द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वाइसरॉय, नहीं ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। तो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, 1919 इसके बारे में मैंने बता दिया अभी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया। आपने देखा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो चैप्टर है, जो पॉलिटी का है, ये अपने आप में कितना वेटेज रखता है। हर साल एक क्वेश्चन यहां से आ रहा प्यारे बच्चों, चाहे आप ये क्वेश्चन देख लो 2015 का, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से इन्होंने पूछा। और ज्यादातर ये जो टारगेट कर रहे हैं ना 1919 के जो एक्ट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, यहां से ज्यादा इनका क्वेश्चन आ रहा है। द मोंटेगू कैम्पफोर्ड देखिए, ये 1919 से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। यहां पर भी देखिए 2015 में भी आया हुआ है ना। अगर आप इसके बाद 2017 में देखो डायरकी के बारे में इन्होंने पूछ लिया। डायरकी बेसिकली इंट्रोड्यूस 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के दौरान किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो 1919 का बहुत बड़ा रोल है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। इसके बाद इन्होंने पूछ लिया इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, थोड़ा 1813 1833 के एक्ट को भी ज्यादातर ये वैल्यू देते हैं, है ना। इसके बाद इन्होंने चार्टर एक्ट 1813 को पूछा। तो ये एक ट्रेंड आप देख पा रहे होगे कि 2018 में उन्होंने पूछा था 1813 से, चार्टर एक्ट 1813 से, और 2019 में भी पूछा था। यानी जब ये एक किसी थीम को पकड़ लेते हैं ना, किसी एक्ट को, तो लगातार उसके बारे में पूछते रहते हैं 1-2 साल तक। हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड देखा गया है। लेकिन आप सभी को मालूम है कि यूपीएससी का अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो अगर आप ट्रेंड को पकड़ के चल रहे हो तो हो सकता है कि ट्रेंड ब्रेक हो जाए। तो लॉजिक के साथ, है ना, आपको तैयारी करनी है इस एग्जामिनेशन की, और ये समझकर चलना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा चैप्टर है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यह सीरीज खत्म हुई, और इसके बाद हम लोग जो है अगला जो पॉलिटी की जो चैप्टर है, वहां से जितनी भी क्वेश्चंस आई हैं, चाहे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो प्यारे बच्चों, या प्रियम्बल हो, यहां से जो भी क्वेश्चन आया होगा उसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और जब भी क्वेश्चन पढ़ना तो ध्यान से पढ़ लेना, हड़बड़ी में सॉल्व मत करना, है ना। हड़बड़ी में सॉल्व करोगे तो आपके साथ दिक्कत भी हो सकता है, गलत आप टिक लगाकर आ जाओगे, और बाद में आप रियलाइज करोगे कि भाई मालूम होते हुए हमने इसको गलत कर दिया, यानी सिली मिस्टेक कमिट कर दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं। और गलती करने से बचें और सही आंसर जरूर टिक लगाएं। यह सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी। धन्यवाद।